हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी बैंक के बारे में विच सेल्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू लार्ज एंड मिड साइज कंपनीज, SMEs, दैट इज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एंड रिटेल बिजनेसेस। तो उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेल करती है जो नॉर्मली सारी बैंक सेल करती है, और ये कहाँ और क्या प्रोवाइड करती है। कॉरपोरेट और रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जहाँ पर ट्रेजरी बिल्स, रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट, होलसेल बैंकिंग और अदर बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी तरह की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो सारी बैंक्स प्रोवाइड करती है। नथिंग न्यू इन दैट। अब हम फंडामेंटली अगर हम देखें तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,63,414.15 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लार्ज कैप कंपनी है जहाँ पर मार्केट लॉट इसका 1 है। बुक प्राइस है इसका 1.69 और पी रेशो इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव 46.05 और इंडस्ट्री पी है 30.5 से इंडस्ट्री पी से आपको बहुत ज़्यादा महंगे भाव में आपको मिल रहा है। डिविडेंड ये शेयर देती नहीं है, मतलब आप अगर आपको डिविडेंड के बेस पे अगर आप शेयर बाय करना चाहते हो फिर तो एक्सिस बैंक आप खरीद ही नहीं सकते हो। उसके बाद बुक वैल्यू इसका 315 है, मीन्स 315 बुक वैल्यू अच्छा है। ईपीएस इसका 11.6 है, फेस वैल्यू 2 है और डिलीवरेबल चार्जेस इसके 26.17%। पुट कॉल रेशो है इसका 37.53। अगर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो ये भी अट्रैक्टिव नहीं है, जहाँ पे ये यहाँ पे उतार चढ़ाव दोनों इसने देखे हैं। जैसे कि 2017 में अगर आप रेवेन्यू में अगर आप देखो तो हर साल बढ़ोतरी दिख रही है, हर साल मतलब 57.59 करोड़, उसके बाद 58.47 करोड़, 70.23 करोड़ और 80.05 करोड़। लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स में देखो तो वो अट्रैक्टिव नहीं है। प्रॉफिट्स अगर आप देखो तो 3.95 करोड़, उसके बाद इतना डिक्रीमेंट 0.45 करोड़, मतलब पूरा 50% भी नहीं, बहुत ज़्यादा 90% डिक्रीमेंट आ गया। उसके बाद फिर इतना इंक्रीज़ 5.03 करोड़, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। जब 3.95 से 0.45, उसके बाद डायरेक्ट 5.03 करोड़, और उसके बाद अगर आप फिर से देखो तो फिर से डिक्रीमेंट में, मतलब इन्होंने ये साइकिल बना दी, इंक्रीज डिक्रीज, और अब आ गया 1.85 करोड़। तो ये कहाँ पे ये लोग मार खा रहे हैं, मतलब जहाँ पर इनका रेवेन्यू अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो डिटेल में मैं आपको आगे बताऊँगी। प्रमोटर होल्डिंग्स अगर आप देखो तो 14.77% है। नॉर्मली प्रमोटर होल्डिंग बैंक में इतनी होती भी नहीं है, बहुत सारी बैंक्स की प्रमोटर होल्डिंग तो ज़ीरो होती है, तो ये अट्रैक्टिव है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 18.58%, अच्छी बात है। डोमेस्टिक DIIs अगर हम देखें तो 23.92%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स देखें तो आप सब्सिडरी मान सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल को, तो 49.23% लेके बैठा है ये। तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, तभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वालों ने इतना इन्वेस्ट किया है इसमें। लेकिन ये अच्छी बात है कि इन्होंने किया, लेकिन अगर वहाँ पर अगर कुछ भी हो तो वो अपने स्टेक्स लेना स्टार्ट कर देते, तो उस वजह से भाव बहुत नीचे आ सकता है। तो ये भी एक छोटा सा फैक्टर है कि कभी है ना प्राइस एकदम नीचे चला जाए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स वाले अपना सारा स्टेक लेने लग जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो इतना सारा स्टेक है तो ऑब्वियसली नहीं ले सकते। अदर पार्टीज़ अगर देखें तो 12.06% है, मतलब अगर आप होल्डिंग्स देखो तो होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। 88% होल्डिंग्स तो सिर्फ बड़े लोगों के पास है, सिर्फ 12% है जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास है। लेकिन एक्सिस बैंक का होल्डिंग बहुत अच्छा है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो अट्रैक्टिव नहीं है। मैं आपको आगे बताऊँगी। जैसे कि अगर हम ये बैलेंस शीट अगर हम देखें तो इंटरेस्ट अर्नड इन्होंने कितना किया है, आप हर साल देख सकते हो। ये हर साल इंक्रीमेंट है, मतलब अगर आप देखो तो 46,614 करोड़,
56,000, फिर 63,715 करोड़ हर साल इंक्रीमेंट है। अगर आप अदर इनकम जो दूसरे असेट से जो इनकम जनरेट होती है वो भी अगर आप देखो तो 11,862, उसके बाद 14,188 करोड़, और अब आप देखो तो 16,341 करोड़। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो इंक्रीमेंट है 58,000, 70,000, उसके बाद 80,000 एंड 57 करोड़। तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज नहीं कर पा रही है। उनके एक्सपेंडिचर दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। हो सकता है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकता है वो ग्रोथ के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो। वो हम इंसाइडर्स नहीं है जो हमें पता हो कि ये ना वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किस पे कर रहे हैं और कहाँ पे ये पैसा डाल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बैलेंस शीट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें रिस्क लेना है ये शेयर में या रिस्क नहीं लेना है। तो एक्सपेंडिचर अगर आप देखो तो 42,392, उसके बाद इंक्रीमेंट है 50,000, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट है 56,000। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो इतना अच्छा नहीं, 16,084, फिर 19,628 और 23,995। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इट्स नॉट दैट मच गुड, लेकिन अगर आप प्रोविजंस और कंटिजेंसीज देखो तो वो अच्छा है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि मार्च 2018 में उनका प्रोविज़न था, उन्होंने बनाया 32,138 और 2019 में 12,036। तो आप देख सकते हो कितना डिक्रीज़ हो गया। लेकिन अगर आप अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद आ रहा हो तो मार्च 2018 में इनको नुकसान नहीं बोल सकते, लेकिन इनको प्रॉफिट कम हुआ था, याद है आपको। और मार्च 2019 में इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, जहाँ पे 2018 में 0.45 था इनका प्रॉफिट और 2019 में कितना था 5 पॉइंट समथिंग करोड़। I mean, उतना प्रॉफिट था इनका, यहाँ पे सामने दिख रहा है, मैं आपको बताती हूँ। और कंटिजेंसी से इसका यहाँ पे थोड़ा इंक्रीमेंट आया है। तो और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वो भी देखो यहाँ पे तो इनका माइनस में, उसके बाद यहाँ पे है। और अब आप देखो नेट प्रॉफिट अगर आप देखो 2018 में तो 464, एकदम आप नीचे की लाइन देखो 2018 में 464 करोड़। उसके बाद इंक्रीमेंट देखो आप डायरेक्ट 5,047 करोड़ का। हो सकता है प्रोविजन से कुछ लेना देना नहीं हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनका इंटरेस्ट अर्न अदर इनकम वो चीज़ इंक्रीज हो रही है जो हमें सामने दिख रहा है। तो एक्सपेंडिचर में क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है इनका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है, मतलब इतना अच्छा इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर हम एवरेज निकालें तो माइनस में ही आएगा। और अगर हम प्रोविजंस देखें तो 2018 में इतना प्रोविज़न और 2019 में इतना कम हो गया है प्रोविज़न, मतलब इन्होंने डिक्रीज़ किया है। और उस वजह से हो सकता है इनका प्रॉफिट बढ़ गया हो, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दिखाने के लिए इन्होंने ये किया हो सकता है। और 2020 में आप देखो तो 1878 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा भी नहीं है, गंदा तो है ही है। अब हम बेसिक EPS देखें तो 2018 में 1.86 रुपीज़ आप कमाते थे। 2019 में आप देखो इंक्रीमेंट 19.61 रुपीज़ आप कमा रहे हो। 2020 में लगता है करेक्शन आ गया, 6.83 पे आ गया है मतलब 2019 में इतना आप कमा रहे हो, लेकिन हो सकता है मार्केट में इसके जो शेयर्स है वो इंक्रीज़ हो गए हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कंपनी के शेयर्स जब मार्केट में ज़्यादा आ जाते हैं और जो कंपनी वो इतना नहीं कमा पा रही है, भले ही वो उतना पैसा डाल रही है कंपनी में, लेकिन इतना रिटर्न फिर से आ नहीं रहा है, लेकिन मार्केट में शेयर भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस वजह से EPS जो अर्निंग पर शेयर है, अगर आप एक प्राइस पे उतना कमा रहे हो, अगर आप एक प्राइस पे 10 रुपये कमा रहे हो और उसी टाइम मार्केट में एक शेयर की जगह 10 शेयर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है आपका अर्निंग पर शेयर कम होना ही है। तो हो सकता है उस वजह से 2020 में अर्निंग पर शेयर कम हो गया है, 6.83 आ गया, क्योंकि मार्केट में जो शेयर्स है कंपनी के वो बहुत इंक्रीज़ हो गए। उसके बाद बुक वैल्यू देखो तो इंक्रीमेंट है, बुक वैल्यू इंक्रीमेंट है एक तरह से अच्छी बात भी, क्योंकि मतलब कंपनी जो है अपने असेट्स इंक्रीज़ कर रही है, अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर रही है, इट्स अ गुड थिंग। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें
तो अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो स्टेगनेंट हो गया है एक ही जगह पे 2.70, 2.72, 2.77, बहुत कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहा है ये। ऑपरेटिंग मार्जिन मैंने आपको बोला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर आप एवरेज निकाल लो, इसका परसेंटेज निकाल लो, माइनस में ही आएगा, क्योंकि इतना कम हो रहा है ऑपरेटिंग। ये तो इंक्रीज ही होना चाहिए इनके ऑपरेशन से जो आ रहा है, लेकिन नहीं, कम हो रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.99, उसके बाद 9 रुपीज़, और अब आप देखो तो 2.94, डिक्रीज होना ही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, मतलब आप कंपनी जो शेयर होल्डर्स है वो पैसा लगा रहे, उस पर वो कितना रिटर्न कमा रहे हैं, तो वो कम ही कमा रहे हैं। 2018 में 0.70% था, अभी 7.43%, और अभी 2.14%, इंक्रीज डिक्रीज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी पैसा लगा रही, वो कंपनी कितना उसको रिटर्न मिल रहा है। 2018 में 2.38%, 2.51, 2.71, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न ऑन असेट्स, कंपनी के जो असेट्स है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, तो ये भी डिक्रीमेंट में भाई। 0.06 से 0.61 इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर से 0.19 डिक्रीमेंट में आ गया। सब कुछ नेगेटिव है कंपनी का ही। अगर हम करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट अगर हम देखें, मतलब कंपनी में कितने ओपन हो रहे हैं, यहाँ तो धीरे धीरे डिक्रीमेंट ही दिख रहा है। 53.48%, 44.18%, 41% डिक्रीमेंट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब कितना रिस्क कंपनी बेयर कर सकती है, नॉर्मली 7-8% होना चाहिए, इनका अच्छा है 17%, 16%, अब 18%। उसके बाद हम टोटल असेट्स अगर देखें तो 9,15,165 करोड़, इतना उनका टोटल असेट्स है, जहाँ पर 14% इंक्रीज़ किया है। मतलब कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही है तो चलो अपने असेट्स इंक्रीज़ कर रही है, कंपनी को स्ट्रॉन्ग बना रही। टोटल डिपॉजिट्स अगर हम देखें तो 6,40,105 करोड़ का इसका डिपॉजिट्स है, जहाँ पे 17% इंक्रीमेंट दिखाई दिया है। टोटल एडवांस कितना आ जाता है उनको, तो 5,71,424 करोड़, जहाँ पे 15% का इंक्रीमेंट दिखाई दिया है। टोटल इनकम अगर हम देखें तो 78,172 करोड़ का है, और 15% इंक्रीमेंट दिखाई दिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट से कितना इनकम आ रहा है उनका 25,206 करोड़ का, जहाँ पे 16% इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे ये चीज़ है कि इंक्रीमेंट दिख रहा है, लेकिन अगर हम रियल बैलेंस शीट में देखें तो वहाँ पे इतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। हो सकता है वो कंपनी के ग्रोथ के लिए इंक्रीज़ करो, दैट्स अ गुड थिंग, बट हम नहीं वो कर सकते, क्योंकि इनके प्रोविजंस कम हो रहे हैं और एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 1,627 करोड़ का है। ग्रॉस NPA 4.86%, जहाँ पे पहले था इनका 5.26%, ठीक है। और नेट NPA अगर हम देखें तो 1.56%, और प्रीवियस ईयर का था 2.06%। यहाँ पर प्रोविज़न कवरेज रेशियो अगर हम देखें, मतलब तो वो 69% है, और प्रीवियस ईयर में 62% था, तो ये अच्छी बात है। कॉस्ट असेट रेशियो अगर हम देखें तो 2.09%, और प्रीवियस ईयर में 2.13% था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम देखें तो 3.51%, जहाँ पे प्रीवियस ईयर था 3.43%, तो ये भी अच्छी बात है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में तो हमने बात कर ही ली है, 17.53%, और प्रीवियस ईयर था 15.84%, अच्छी बात है। अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, ये हम बीच की बात ले सकते हैं। अब इसके फैक्ट्स क्या है। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया है, क्योंकि फर्स्ट HDFC, कोटक, उसके बाद थर्ड ये आती है। उसके बाद 4,500+ ब्रांचेस है और एक्सटेंशन काउंटर्स, ठीक है, धीरे धीरे अपने ब्रांचेस भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ATMs एंड कैश डिपॉजिट विड्रॉल मशीन्स कितने हैं इनके पास, 17,477।
उसके बाद इनके POS मशीन्स कितने 5.2 लाख से भी ज़्यादा है। और POS मतलब पेमेंट एक्सेप्टेंस सोल्यूशन मशीन्स है। उसके बाद इनके कितने क्रेडिट कार्ड्स इशू हुए हैं 7 करोड़ इतने। उसके बाद 7 मिलियन। उसके बाद 24.5 मिलियन डेबिट कार्ड्स इशू हुए हैं। 120 SME सेंटर्स है। 6.92 लैक्स इनका हाउस होल्ड ट्रेनीज इम्पेक्टेड। ओके, अब आएगा जो डिजिटल चैनल, मतलब कैसे डिजिटलाइजेशन की ओर मूव कर रहा है। तो वहाँ पे 60% फिक्स डिपॉजिट और 44% पर्सनल लोन्स जो है 2020 में वो डिजिटली इन्होंने वर्क करवाया, डिजिटली इतना हुआ है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है कि ये डिजिटल की तरफ भी बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पर भी आपको इंक्रीमेंट मतलब अच्छी चीज़ दिख रही है। उसके बाद अगर हम एक्सिस बैंक का करंट प्राइस देखें तो 539.34 रुपीज़ है, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स आप देख सकते बहुत सुपर्ब ये इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब सिर्फ एक्सिस बैंक नहीं, नॉर्मली सारे बैंक्स, ICICI बैंक अगर आप देखो तो इतना अच्छा इंक्रीमेंट आप देख सकते हो कि अगर आपने पहले से शेयर्स खरीद रखे हो तो आपके चांदी है। जैसे कि आप देख सकते हो आज भी 14 रुपये बढ़ा है, 2.70% इंक्रीमेंट आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसका हाई देखो 5 ईयर का तो सिर्फ 827.75 रुपीज़ है और अभी है लगभग 539.34 रुपीज़ के लगभग आ गया है। तो ये बैंकिंग सेक्टर आप देख सकते हो तो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रहा है अभी। तो हो सकता है शायद थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि हर दिन इंक्रीमेंट, हर दिन मतलब आज जैसे कि फार्मा कब से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब फार्मा और बैंकिंग दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप आज देखो तो फार्मा में डिक्रीमेंट आया है, आज फार्मा की कंपनीज नीचे थी लेकिन बैंकिंग सेक्टर आज भी आगे था। तो हो सकता है शायद बैंकिंग सेक्टर भी नीचे आ सकता है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको लगे कि आपको इसमें रिस्क नहीं लग रहा हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये रिस्क वाली है बैंक। तो आप एक्सिस बैंक में अगर आपको फिर भी लेना हो तो आप डिप में बाय कर सकते हो अगर ये नीचे जाए 500 इतने पे आए तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।